मैं माननीय सह कार्यवाह श्रीमान अरुण कुमार जी, अध्यक्ष प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर चमू कृष्ण शास्त्री जी, प्रोफेसर एस सारंग देओत जी, ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, आलोक चौबे जी और शिव कुमार मिश्र जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन करते हुए और माँ भारती और बाबा साहब आपटे के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि करते हुए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस संगोष्ठी के इस मूल विषय का बीज बपन करने के लिए मैं आग्रह करता हूं एंसेंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के कृतकार्य आचार्य, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के आदरणीय पूर्व अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय कला, पुरातत्व और ऐतिहासिक भूगोल के मर्मज्ञ विद्वान, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के पूर्व सदस्य, ABISY के कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय गुरुवर्य प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी से कि वे बीज बपन करें। विश्वकर्मा जी। इन 2 दिनों में विभिन्न सत्रों में जो 18-20 सत्र हमारे विषय बनाए गए हैं, उन सारे संदर्भों में हमारे युवा साथी जो देश भर से आए हैं, उसी आलोक में शोध पत्र पढ़ेंगे अपना, और कैसे भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो उपबंध हुए हैं उसको कैसे क्रियान्वित करना है, ये सारा संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। शायद ही कोई क्षेत्र हो जो हमारे विवरणिका के पूरे फलक में ना आया हो। प्रयास यही रहता है उन सबको समेटा जाए, उन सबको लिया जाए। इतिहास की पूरी अवधारणा पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया गया। इस नाते हम सबको जो 40-50 परिभाषाएं हैं इतिहास की भारतीय साहित्य में विद्यमान हैं, उनके पृष्ठभूमि में जाकर के उनके तात्विक चिंतन को लेकर के हमें इतिहास के माध्यम से पूरी भारतीयता को, पूरे राष्ट्रत्व को हमको पुनः नए तथ्यों के आलोक में उनका लेखन करना है। आपने देखा होगा कि हमारे संगठन का नाम, हमारी संस्था का नाम इतिहास संकलन है। निरंतर तथ्यों की खोज, तथ्यों के साथ रागात्मक संबंध हमारा, उनका विश्लेषण, उनका वर्गीकरण, और उसके बाद में इसीलिए कहा हमने मंडलीनाथ के उस आदर्श वाक्य को लिया, नाम मूलम लिखते किंचित। इस पूरे फलक को इस रूप में, इस वैचारिकी के साथ हमको देखना चाहिए। और उसके बाद जो इसकी प्रक्रिया है समाज जीवन में, इतिहास को जीने का, इतिहास से अमृतपान का। छांदोग्य उपनिषद कहता है इतिहास अमृतस्य कुल्या, इतिहास अमृत की नहरें हैं। इस सभागार में बैठे हुए वो सभी हमारे युवा साथी महान हैं, वो सभी हमारी युवती बहनें महती हैं। बड़ी क्षमता है आपके भीतर। इतिहास के माध्यम से इस जागतिक सत्ता के भीतर एक तेज देने का, ओज देने का, क्योंकि हमारे केंद्र में केवल सूर्य है। अहरनिश चलते हुए, इतिहास की साधना करते हुए इन 2 दिन की संगोष्ठियों में आज के हमारे समृद्ध मंच के आशीष के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है।
जय भारत, जय हिंद। जब कभी भी आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप कौन से स्थान से आए हैं, और क्षण में वो बता देता है कि इसके पहले आपके परिवार से कौन कौन पूर्वज इस जगह पर आए थे, कब आए थे, क्यों आए थे, क्या प्रयोजन था। ये कैसी अद्भुत रिकॉर्ड कीपिंग है। इस विषय के कैसे विशेषज्ञ हैं जो परंपरा से ये काम करते चले आ रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि बही लिखना, जंत्री लिखना, पोथी लिखना ये हमारे देश की एक महान परंपरा रही, जिसके बारे में हम लोग प्रायः भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेकों परंपराएं हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व की घटनाओं और पूर्व के संदर्भों का दस्तावेज करने की श्रेष्ठतम परंपराएं जो भारत में रही हैं। एक बड़ी परंपरा आपके अपने घर में भी रहती है। आपके दादा दादी, नाना नानी कैसे फट से सारी संदर्भों को आपके सामने रख देते हैं, कैसे वो आपके सामने सारी चीजों को एक के बाद एक रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा विचार हमारे पूर्वजों में था। कब, कहां और कैसे ये विचार हमसे ओझल हो गया, हमसे दूर हो गया, और हम कैसे अपनी इतिहास दृष्टि को भूल गए, इसको सोचने समझने की आवश्यकता है। ये मॉडर्न कंस्ट्रक्ट बहुत अच्छा है, कहने को बहुत अच्छा लगता है कि हम इतिहास जीवी नहीं हैं। ये भी गाना बड़ा अच्छा लगता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। लेकिन कल की बातें आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कल ही आज का निर्माण करता है और आज ही आने वाले कल का निर्माण करेगा। इसलिए कल को भूलकर, कल को छोड़कर आपका जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब जब हमने अपने पूर्वजों का स्मरण किया है, जब जब हमने अपने पूर्वजों का अनुसरण किया है, जब जब हमने उनसे शिक्षा ली है, तब तक हमारे जीवन का उन्नयन हुआ है, उत्कर्ष हुआ है। तो उसको सोचे समझने की जरूरत है। और इस सोच को, इसको समझने के लिए हम सबको एक नई इतिहास दृष्टि विकसित करना होगी। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सब के लिए एक ऐसा अवसर लेकर आई है कि हम अपने आप को किस तरह से इस नए अवसर में तैयार कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को इस नए अवसर के लिए सज्ज कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम अपने आप को इस नए अवसर के लिए सज्ज कर लेंगे तो हम उस आने वाले भारत की एक बहुत सुंदर सी इबारत, बहुत सुंदर सी परिकल्पना लिखेंगे पूरे विश्व के लिए। जब हम कहते हैं कि सन 2047 का भारत विश्व गुरु भारत होने वाला है, तो वो विश्व गुरु भारत होने वाला यानी क्या होने वाला है? वो विश्व गुरु भारत यानी भारत विश्व के लिए एक बौद्धिक मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होने वाला है, इंटेलेक्चुअल गाइड के रूप में प्रकट होने वाला है। और अगर हम बौद्धिक मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होने वाले हैं तो निश्चित तौर पर हमें हमारी परंपराओं का, हमारे इतिहास का, हमारे उस गौरवशाली अतीत का बहुत सही और तार्किक स्मरण करना होगा पूरे विश्व के लिए। और इसलिए ये इतना अच्छा समय हम सब के लिए है, एक बहुत अच्छा अवसर है। आज इतिहास को नई दृष्टि देने के लिए आपके सामने इस तरह के संगठन उपलब्ध हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इतिहास को नई दृष्टि दें, एक भारत केंद्रित दृष्टि दें और भारत से देखने वाले एक संपूर्ण विश्व को विश्व केंद्रित दृष्टि दें। तो इस दृष्टि का हम सब लोग अनुसरण कर सकें और निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकें, इतनी ही मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं शिक्षा नीति आगे अमृतकाल में 25 साल में भारत कैसे हो, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत, ये 3 आदर्शों को हमने हमारे सामने रखा है। तो इसको साधने के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हर जिले में हर वर्ष 20,000 बच्चे पैदा होते हैं। हर जिले में हर वर्ष 20,000 बच्चे। तो यहाँ जो हम बैठे हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए अगले 25 साल में ये हर जिले में जो 20,000 बच्चे पैदा होते हैं ना, वो जब शिक्षा में जाते हैं सही इतिहास पढ़ना चाहिए, विकृत इतिहास नहीं। ये हमारा
कार्य योजना, इसके लिए कुछ कार्य योजना होना चाहिए। यानी 5-6 साल के बाद वो उनकी शिक्षा शुरू होती है, इतिहास पढ़ना शुरू होती है। इसी प्रकार जो प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं उसको क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, ओडिया, इतनी भाषाओं को अभी क्लासिकल लैंग्वेज ऐसा घोषणा किए हैं। उसके अलावा भी भारतीय भाषाओं में 1000 साल से पहले जितने भी कृतियां निर्माण हुई, इन प्राचीन भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान भंडार है वो मूल पढ़कर, मूल स्रोत जाके हमें लेखन लिखना चाहिए। सेकेंडरी सोर्स अनुवाद पढ़कर नहीं, मूल स्रोत का। और इस काम में जितने भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस है, लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज है देश में, इनको भी साथ में लेके सिस्टम में भी परिवर्तन लाते हुए हमें नया विचार करना है। अंत में एक ही निवेदन है मेरा, एकता की बात करना है तो इतिहास के द्वारा, भाषा के द्वारा, हम भारतीय भाषाओं के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा से और भारतीय भाषाओं में जो आत्मीयता है, उस आत्मीयता से एकता का सूत्र दृढ़ करेंगे। एकता से एकात्मता और दृढ़ होगा, एकात्मता से ही भारतीयता का और पुनरुत्थान होगा। उस भारतीयता का पुनरुत्थान से ही फिर से भव्य भारत, दिव्य भारत, नव भारत, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, एक भारत, विश्वगुरु भारत का निर्माण होगा। इस आकांक्षा से आज अंतर्विषयक अध्ययन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी ब्यूटी है कि छात्रों को हम आधुनिक विषय के साथ साथ योग, आयुर्वेद, वेदांत जैसे अनेक विषय पढ़ा रहे हैं। आज आप देखिए, हम प्राचीन भारत बात करते हैं, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, और इन सभी में देखिए कि जिस तरह से शोध की बात होती थी, जिस तरह से अंतर विषय पढ़ाए जाते थे, वो आज पुनः इसकी स्थापना हो चुकी है। हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत ही आज प्रासंगिकता के साथ समावेशी होती जा रही है। हमारा आज अतीत व वर्तमान के बीच खाई पाटने वाली ये शिक्षा पद्धति सिद्ध हो रही है कि इतिहास संकलन योजना के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी में जो एक भ्रांतियाँ हैं वो दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूर करने के लिए आवश्यक हमारे पास एक उत्कृष्ट, एक अधिकृत साहित्य होना ज़रूरी है जो इतिहास संकलन योजना कर रही है। और इन्हीं भावना के साथ एक बार पुनः आप सभी का आभार। थैंक यू। जय हिंद। आज़ादी की लड़ाई की जो पहला दौर था 1857 अंग्रेजों के आने से लेकर 1757 से लेकर 1910 तक, जो हम कह सकते हैं, जिसको हमारे यहाँ एक शब्द बोलते हैं, जो जिस समय खासकर 1880, 90, 1910 तक था, वो स्वतंत्रही था। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य। केवल राज्य नहीं था, इंडिपेंडेंस नहीं था, हमारी प्रेरणा स्वतंत्रही थी। और इसीलिए उस कालखंड के अंदर हम अंग्रेज को चुनौती दे रहे थे। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज खोल रहा था, वो ब्रिटिश कॉलेज खोल रहे थे, हम डेक्कन कॉलेज खोल रहे थे, हम भारत नेशनल कॉलेज खोल रहे, वो जो बंगाल नेशनल कॉलेज खोल रहे थे, हम डीएवी कॉलेज खोल रहे थे, हम गुरुकुल खोल रहे थे, वो भी शिक्षा संस्था खोल रहा था, हम शिक्षा संस्था खोल रहे थे। वो इतिहासकार बना रहे थे, हम इतिहासकार बना रहे थे। वो वैज्ञानिक बना रहे थे, हम वैज्ञानिक बना रहे थे। आरसी मजूमदार से लेकर परंपराएं खड़ी हो रही थी, जगदीश चंद्र बसु से लेकर मेघनाथ साहब, प्रफुल्ल चंद्र रे, ये सब परंपराएं खड़ी हो रही थी। हिंदू पॉलिटी क्या होगी, हिंदू एजुकेशन क्या होगा, हर विषय के ऊपर 1880 से लेकर 1910 के बीच के अंदर संगठन और बहुत बड़ा सृजन हुआ है। कभी अनुवाद तो बिल्कुल मत पढ़िए। अनुवादों को पढ़ना जो है वो कभी वास्तविकता के निकट नहीं जा सकता। अपने को मूल स्रोतों में जाने के लिए अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। समझने के लिए ऐसे श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य के अंदर
उनके अर्थ कैसे सही मात्रा में समझ में आए, इसके लिए उन विषयों के जो जानकार लोग हैं उनके पास जाकर बैठना पड़ेगा। वास्तव के अंदर हमको अपने इस इतिहास संकलन योजना को प्रासंगिक होना है, यशस्वी होना है, तो उसके लिए आने वाले 20-25 वर्ष हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को एक परंपरा खड़ी करनी है। इतिहास संकलन योजना का व्यक्ति यानी जिसकी करने की होड़ है, बनने की नहीं है। वो व्यक्ति जिसने एक विषय तय किया, उस विषय को अपने जीवन का विषय बना दिया। उस विषय को पूर्ण करने के लिए उसके लिए फिर वो अपनी तैयारी करता है, और जब तक उस सत्य को पूरी तरह से उद्घाटित नहीं कर लेता तब तक वो अपने इस काम पे रुकता नहीं है। ऐसी पहचान अगर हमारी बनती है, मुझे ऐसा उन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक संकल्प लिया है, मुझे लगता है ऐसा ही संकल्प वो होगा। उस संकल्प में आप अपने अपने लिए व्यक्तिगत संपर्क तय करके यहाँ से जाएं, इतना अनुरोध कर इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है। केवल इस युद्ध के इतिहास को की बात न करें, केवल हम लोग जो राजनीतिक जो इतिहास है उस पर बात न करें, उसके अलावा बहुत से विषय हैं। फिजिक्स है, उसका इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं, केमिस्ट्री के इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं, जो ज़मीन ज्योग्राफी है उसके इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं। इतिहास के कई आयाम हैं। कोई भी विषय ले लीजिए, हर एक में इतिहास की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से कि हम अपने विश्वविद्यालय का इतिहास लिख पाए। 35 साल का इतिहास है, अभी लिख नहीं पाए। इतिहास लिखना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग इस बात को सोचते हैं। इसीलिए सर ने एक और बात बताई, मूल ग्रंथ पढ़ें, मूल दस्तावेज पढ़ें, विभिन्न भाषाओं में आपकी अभिरुचि बनी रहे, उन भाषाओं को आप सीखें, तब शायद बेहतर ढंग से इतिहास का लेखन कर सकते हैं। इतिहास लेखन बहुत आसान काम नहीं है। जो आने वाली पीढ़ी है वह उस इतिहास को देखना चाहती है जिसमें हम सब का गौरव बढ़े। उसमें हम लोग हार भी रहे हैं, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसलिए हार गए। हारने का मतलब ये है कि उस समय जो रणनीति में कमियां थी, जो उस समय परिस्थितियां थी, कालिक परिस्थिति, उसके तहत शायद हम लोग हारे हों, क्योंकि तथ्यात्मक विवरण अभी भी ठीक से लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। उन तथ्यों को खोजिए, और उसी के लिए जो पुराने ग्रंथ हैं, जिसकी ओर आदरणीय सत्यनारायण जोशी ने भी इशारा किया और आदरणीय अरुण जी ने भी इशारा किया, कि उनको हम लोग देखें, मूल पुस्तकें देखें, और उससे जो मिलेगा वो शायद हम लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। आज का दिन तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा मंच, ऐसा ज्ञानवान मंच, जिसमें शास्त्री जी भी हैं, जिसमें सत्यनारायण जोशी जी भी हैं, जिसमें हमारे कर्नल साहब भी हैं, और चम्मू कृष्ण शास्त्री जी भी हैं। सबसे बड़ी बात हमारे अरुण जी हैं। इन सब से हम सबको ज्ञान मिला है। और एक और निवेदन में पुनः बाल मुकुंद जी से करना चाहूँगा, हम लोग को भी जो युवा साहित्य इतिहासकार हैं उनकी कमेटी में शामिल कर लें, जिससे हम लोग और कुछ सीख सकें, और शायद हमारे शिक्षक साथी भी और सीख लेंगे, तो शायद हम लोग बेहतर ढंग से इतिहास लेखन का कार्य और कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अपने देश के इतिहास के एक अद्भुत आयाम को वो विश्व समाज के सामने प्रकट करेगा ही। मुझे इस संदर्भ में 2-3 विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के थियरीज के बारे में एक नियो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, वो ग्लोबल कम्युनिकेशन के संदर्भ में ग्लोबल कम्युनिटी के सामने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नियो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की एक थियरी धीरे धीरे विकसित हो रही है। एक टेक हिस्ट्री है। अब इतिहास में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अब मैं पिछले दिनों मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु में जो 110 साल पुराने एक संस्था है इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के, वहाँ मैं गया था तो देखा कि शिलालेख की दृष्टि से जो मिट गया है, ठीक से दिखता नहीं है, उसको निकालने वाला जर्मनी की जो मशीन आई है, 10 अक्षर बीच बीच में वो मिट गया है, उसको वो पकड़ता है। ऐसे मशीन आए हैं, उसका क्या कहते हैं, मशीन का नाम मुझे याद नहीं है।
तो शिलालेख में टेक्नोलॉजी का उपयोग है। जैसे हेल्थ केयर के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग है, ऐसे हिस्ट्री के इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना वो है। अक्षर कैसे विकसित होते होते आज के लिपि के बने हैं, इसको देखने के लिए आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। दो चीज़ों से बचना है, एक कंपैरेटिव फिलियोलॉजी जिसके आधार पर भारत में इतिहास लेखन की कोशिश की गई थी, कंपैरेटिव रिलीजन जिसके आधार पर भारत में इतिहास लेखन की कोशिश की गई थी, और कंपैरेटिव फिलियोलॉजी के बाद कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स जिसके आधार पर भारत में इतिहास लेखन की कोशिश की गई थी, उसके स्थान पर भारत में पदों को, अर्थों को, भाषा के शब्दों को समझने की जो अपनी परंपरा है और जिसमें सबसे कम इंटरपोलेशन कर पाए। भारत की वैयाकरणिक परंपरा में किसी प्रकार से कोई जगह नहीं है कि कोई छेद करके उसमें कुछ भी घुसा सके। वो व्याडियो वैजप्पायन से शुरू होती हुई महाभाष्यकार से लेकर के 17वीं शताब्दी तक व्याकरण की जो निरंतर विकसित होती परंपरा है, वो एक वैज्ञानिक विधि से चलती है, उसमें बहुत कुछ है। उसी को आधार बना करके एक कालजयी रचना जिसका प्रकाशन भी हो रहा है इतिहास संकलन योजना के द्वारा अमृत वांगमय की ओर से, पाणिनिकालीन भारत वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा था, और शायद उससे बड़ी स्रोत सामग्री कोई उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें आज अपनी भाषा पर, अपने भाषा में लिखे हुए साहित्य और उसके स्रोतों की प्रामाणिकता पर भरोसा भी करना है, और दूसरों को भरोसा कर दिलाने के लिए उसका ठीक से परीक्षण और सत्यापन करते हुए प्रस्तुतिकरण भी करनी है। आप सबको के पास दृष्टि है, प्रविधि प्रयुक्त करनी है, प्रविधि भी भारत की परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा और भारत की लोक परंपरा पर आधारित हो। इस कामना के साथ, इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। एक बात जो हमारे सभी वक्ताओं ने कमोबेश कही कि 1830 से लेके और आज तक 2020 तक कम से कम एक नैरेटिव चलता रहा है, और उस नैरेटिव के प्रमुख बिंदु लगभग सभी ने कहे कि भारत में ये कहा गया कि यहाँ जो कुछ भी है वो विदेश का है, हमारी अपनी कोई सभ्यता नहीं, हमारा अपना कोई ज्ञान नहीं, हमारी कोई परंपरा नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, और जो कुछ हमको मिला वो ब्रिटिशर से मिला। इस अवधारणा के साथ हमारी शिक्षा प्रणाली इतने वर्ष तक 2020 तक कम से कम कहें कि चलती रही। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, और दर्शन में एक शब्द प्रचलित है जिसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान, और वह प्रत्यभिज्ञान हमारे जीवन में प्रतिदिन आवश्यक होता है। हम जब रात में सोते हैं, सोते समय हमको कुछ भी स्मरण नहीं रहता, लेकिन सो करके उठने के बाद हमने जो कुछ भी अनुभूत किया है वो हमको स्मरण रहता है, और हमारा सारा व्यवहार उस प्रत्यभिज्ञान के आधार पर चलता है। इतिहास भी वस्तुतः देश के प्रत्यभिज्ञान की तरह कार्य करता है। अगर इतिहास विस्मृत हो जाए तो आप कल्पना करें उस व्यक्ति को जो स्मृति भ्रंश का शिकार हो गया हो, जिसको विगत घटनाएं याद न रह गई हों, उसका जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, कितना कठिन हो सकता है, उसका जीवन का प्रतिदिन का कार्यकलाप कितना कठिन हो सकता है, इसको आप सोच सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर कोई देश अपने इतिहास को भूल गया हो, अपने इतिहास को स्मरण न रख पा रहा हो, या अन्य प्रकार से वह अपने इतिहास को, विकृत इतिहास को स्मरण कर रहा हो, तो उसका क्रियाकलाप किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। निश्चित रूप से वह अपने आप को न पहचान सकेगा, न तो स्वयं को सही तरीके से विकसित कर सकेगा। मुरली मनोहर पाठक जी से अनुरोध करूंगा, जो कुलपति हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, अपनी बात करें। बहुत अच्छे विषय पर द्विदिवसीय संगोष्ठी हुई, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समापन में, संपूर्ति में, ये संपूर्ति वस्तुतः एक नए अध्याय का शुभारंभ है।
संपूर्ति को हम खात्मा नहीं मानते, समाप्ति नहीं मानते हैं। एक अगली शुरुआत, एक अगला प्रारंभ, एक नए चरण पर हम प्रस्थित हुए हैं। ये इसकी स्थिति है। वस्तुतः इतिहास सबका है। मैं जब पहले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर था तो मैं इतिहास हमें पसंद नहीं था और कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, ऐसा मान के चलता था। कालांतर में जब रिसर्च में आया तो तब मुझे एक भान हुआ कि इतिहास कहाँ हो, कौन सी जगह है जहाँ इतिहास नहीं है, वो कौन सी जगह है जहाँ इतिहास का प्रवेश नहीं है, और वो कौन सा तथ्य है जिसको इतिहास के बिना हम सही समझ सकते हैं, जिसका नाम ही है इतिहास। ऐसा हमने निश्चित रूप से आसमन था। तो ये तथ्यात्मक है, सत्यात्मक है, निश्चयात्मक है। तो इस निश्चयात्मकता का बोध हमें इतिहास और इतिहास की दृष्टि से ही हो सकता है। मुझे जैसे छोटे विद्यार्थी को आपने समय दिया, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं और अच्छे इतिहास के लिए उपस्थापना करता हूं। नमस्कार। इतिहास को नए तेवर में देखने की आवश्यकता है। इतिहास अध्ययन का रेलिवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है। शिवाजी सिंह कहते हैं कि इतिहास अतीत को वर्तमान में जीवित रखता है। इस आशा के साथ मैं सबको प्रणाम करते हुए, संघ ने हमको आप सबको प्रणाम करने के लिए ही लगाया है, आपके रास्ते में आने हुए कांटे को हटाने के लिए ही लगाया है। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। इतने बड़े इतिहासकार, इतने विद्वानों के बाद मुझे बोलना पड़ा है। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जिस धरती ने हमें पैदा किया है, हमें बड़ा किया है, उसके प्रति हम ऋणी हों और उस ऋण उतारने के लिए अपने कलम को उठाएं और अच्छे शोध ग्रंथों के माध्यम से भारत माता के चरणों में ताजे पुष्प अर्पित करने में समर्थ हों। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक बड़ा आयोजन जिसमें हमारे भविष्य के इतिहासकार लगातार 2 दिनों से पार्थेय प्राप्त कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें जो इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण होंगी उसको नोट भी कर रहे होंगे, ध्यानपूर्वक सुन भी रहे होंगे। SLM है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, SIM सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसके लिए इंस्ट्रक्शन देने वाला अलग से कोई नहीं है, स्वयं आप पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। शायद यह बात आपके इस लेखन में, इतिहास के लेखन में निश्चित रूप से लाभकारी होगी, उपयोगी होगी। इसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय की एक विशेषता है, हमारे यहाँ जो 300 या 400 प्राध्यापक हैं वही उस विशेषज्ञता को जानते हैं और उस विशेषज्ञता के आधार पर लगातार इस प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं। जो गुणवत्तापरक हमारे पाठ्य सामग्री है उसकी पहुंच न केवल देश के हर कोने में है बल्कि विदेशों में भी है। इसलिए यह जो तत्व है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो हम इतिहास की लिखेंगे उसमें इस बात का समावेश करने का प्रयास करें, जिससे कि लोग पढ़ें, उसको लोग जानें। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसको लोग जानना चाहते हैं, चाहे विषय का हो या ना हो। हर व्यक्ति इतिहास को पढ़ना चाहता है और रुचिकर भी होता है, और ये रुचिकर हम लोगों को ही बनाना पड़ेगा, तभी शायद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य का प्रभाव दूसरी पीढ़ी पर दे पाएंगे। और इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं, जो बहुत आसान प्रक्रियाएं हैं, लोगों ने बहुत आसानी से इसको प्रक्रिया को बनाया और उसको बाद में उसको लागू करने का प्रयास किया, जो हमारी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसलिए इस बात को मैं लगातार एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, 9-10 अगर आपने जोड़ रखे हो तो एक पॉइंट ये भी जोड़ लीजिएगा, जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से कोर्स का डिज़ाइन होता है, कोर्स का डेवलपमेंट होता है। भले उसमें टाइम लगता है लेकिन गुणवत्ता, जो मूल स्रोत की बात कही है, सारी बातें उसमें समाहित होती हैं और उसके कारण से यह शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व में एफोर्डेबल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे विश्वविद्यालय में जो पीजी के छात्र हैं और यूजी के भी छात्र हैं, उसमें जो विषय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पहले 2-3 विषयों में, वह MA हिस्ट्री का ही है, जिसमें लगभग 60,000 बच्चे हर वर्ष यहाँ के पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर अपने शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रक्रिया को जरूर समझने का प्रयास करिएगा। मैं मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इतिहास के जो
यहाँ पर शोधार्थी जो लेखक आए हुए हैं उनको उसकी प्रक्रिया के बारे में एक ब्रीफ बना करके दे दें, जिससे कि उन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो उनके लेखन कला और बेहतर ढंग से विकसित हो पा जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।